आदरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि प्रतिबंधित संस्कृत साहित्य पर और हम सबका ज्ञान और हम सब विद्यार्थियों और शोधार्थियों का जो सोचने समझने का दायरा है उसे विस्तृत करने का काम करें। आदरणीय सर। आदरणीय गजेंद्र जी, सम्मान्य मैनेजर पांडे जी, आशुतोष जी और सभी उपस्थित श्रोता जन, मैंने तो बार बार मना किया था और क्षमा मांगी थी आशुतोष जी से, और उन्होंने मान भी लिया था कि हाँ मैं इसमें नहीं रहूंगा, इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने मुक्त किया, ऐसा मैंने तो मान ही लिया था। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं इसमें विशेष बोल भी नहीं पाऊंगा। और रविकांत जी ने फोन किया कि 5 मिनट के लिए ही जुड़ जाइए समापन सत्र में। समापन सत्र में वैसे नहीं मुझे बोलना था, बात ये हुई थी कि पहले सत्र में शायद मुझे कुछ कहना होगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख सुन पाया और ना इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सका, और मैं क्षमा याचना करके इससे थोड़ा वंचित रहा। ये मेरा नुकसान भी है, लेकिन आज जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ जाऊंगा। मैं बहुत देर तक नहीं इसमें रहूंगा आपके साथ। और एक कारण यह भी है कि प्रतिबंधित साहित्य पर आशुतोष जी, गजेंद्र जी ने मेरा एक व्याख्यान कराया था प्रतिबंधित संस्कृत साहित्य पर। उसमें मैंने प्रतिबंधित संस्कृत साहित्य के संदर्भ में जितनी बातें करना थी वो मैंने की, और उन्हीं बातों को मैं यहाँ आज तो फिर दोहरा सकता हूँ। कुछ और समय और सुविधा से बोल पाता तो और कुछ उसमें जोड़ता। एक तो मैनेजर पांडे जी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र की चर्चा की है, तो उससे मुझे याद आया कि उग्र जी मतवाला पत्रिका निकालते थे और उसमें उन्होंने एक संस्कृत काव्य छापा। मतवाला के 1926 के अंक में नरोत्तम शास्त्री गांगे का लंदन चरितम उन्होंने काव्य छापा, और उसका जब पता चला, हम लोगों ने उसको देखा पढ़ा, तो बड़ा ही अनोखा काव्य वह है और बहुत खतरनाक भी है। उग्र जी ने उसको संस्कृत काव्य को मूल संस्कृत में ही छाप दिया और उसके बारे में कोई हिंदी में उन्होंने चर्चा नहीं की। उसका हिंदी अनुवाद यदि कर दिया जाता तो बहुत बड़ा तहलका मचता। तो मुझे नहीं जानकारी है कि उसका हिंदी में कहीं अनुवाद किया गया। वो लंदन चरितम जैसा उसके नाम से है, लंदन का चरित है, उसमें लंदन शब्द में श्लेष के द्वारा एक अश्लील अर्थ पूरा निकलता है। और अबला नाम खंडनम लंडनम ऐसा करके उन्होंने जो अबलाओं को दूषित करता चला आ रहा है, और फिर अत्याचार जो कितने करता है, कितना इसने अनर्थ मचा रखा है, ये सब वो कहते हैं ये द्व्यर्थक कहते हैं दो अर्थों में। और सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को उसका प्रतीक बना करके उन्होंने, नरोत्तम शास्त्री गांगे ने ये काव्य लिखा। ये 100 श्लोकों का लगभग काव्य है और बहुत रोचक भी है। और ये विष्णुकांत शास्त्री के पिता थे, नरोत्तम शास्त्री गांगे, और विष्णुकांत शास्त्री से तो बहुत ही अलग इनका स्वभाव, जैसा मैं समझ पाया, लगता है। कुछ पक्कड़ मस्तमौला आदमी थे। संस्कृत में इन्होंने और भी लिखा है। उस समय की पत्रिकाओं में नरोत्तम शास्त्री गांगे के लेख और काव्य हैं, और दुर्भाग्य से उनका साहित्य पूरा बच नहीं पाया है। जो बात मुझे कहना थी, जो अन्य भाषाओं के साहित्य के साथ हुआ अंग्रेजों के समय, कि बहुत सारा साहित्य लुप्त हो गया और नष्ट हो गया, और कुछ ब्रिटिश लाइब्रेरी में, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है, वहाँ के आर्काइव्स में है जो प्रतिबंधित साहित्य है। तो यही संस्कृत के साथ भी हुआ। करीब 400 पत्रिकाएं अलग अलग समयों में, कुछ अल्पकालिक कुछ दीर्घकालिक, 19वीं 20वीं शताब्दी में संस्कृत में छपी। आजादी के पहले बड़ी संख्या में पत्रिकाएं छपी, उनमें अंग्रेजों के खिलाफ लेख हैं, संपादकीय हैं। वो पत्रिकाएं प्रतिबंधित की गई, उसके संपादकों को जेल हुई।
ये तो रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन उन पत्रिकाओं के अंक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो सब मिलते नहीं हैं। विज्ञान चिंतामणि केरल से निकलती थी, बनारस से 2 पत्रिकाएं निकलती थी, और उनके बारे में ये विवरण मिलता है कि उन पर प्रतिबंध लगाया गया तो वो चोरी छिपे बांटते थे। संस्कृत की पत्रिकाओं का कह रहा हूँ। वो मेरी किताब में भी मैंने उनकी विस्तार से चर्चा की है, जो मेरा संस्कृत साहित्य का इतिहास है। और वो रात भर में वो छापी जाती थी लेटर प्रेस पर, और सुबह 4 बजे तक उसको अखबार का कागज सब बना बनू के वो बांटने निकल जाते थे बनारस में, और बांट करके फिर वो भूमिगत हो जाते थे। तो वही आदमी तैयार करता था पत्रिका, वही छापता था, और वही बांट बांट करके फिर दिन में भूमिगत हो जाता था। ये कुछ पत्रिकाओं के बारे में ऐसा विवरण मिलता है। और संस्कृत साकेतम अखबार निकला अयोध्या से, ये भी 1930 के आसपास निकला। इसमें स्पष्ट घोषणा थी कि विदेशी शासन का विरोध हम करते हैं। तो ये बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जिसमें विशेष रूप से अप्पा शास्त्री राशिवडेकर बहुत बड़ा नाम है संस्कृत के पत्रकारिता के इतिहास में। उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, संस्कृत चंद्रिका और सुंदरतवादिनी पाक्षिक अखबार था, और संस्कृत चंद्रिका मासिक पत्रिका थी, और 3000 ग्राहक संस्कृत चंद्रिका के हैं, ऐसी सूचना उन्हीं के संपादकीयों से मिलती है। तो ये मंगाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, यद्यपि बहुत मुश्किल से निकली, बहुत विपन्न आर्थिक स्थिति पत्रिकाओं की, संस्कृत पत्रिकाओं की रही। लेकिन इनके ये संस्कृत चंद्रिका के तो अंक मिलते हैं, मैंने देखे पूना की लाइब्रेरियों में अभी रखे हैं, अधिकांश अंक मिल जाते हैं। 1911 से 1930 के बीच में ये पत्रिका निकली, और इसके कई संपादकीयों में अंग्रेजों के खिलाफ है। अप्पा शास्त्री ये प्रतिबंधित की गई थी, बंद कर दी गई थी संस्कृत चंद्रिका। सुंदरतवादिनी भी बंद कर देना पड़ी। तो इसमें क्लाइव के खिलाफ बहुत कड़ी टिप्पणी है कि लुटेरा है, देश को बर्बाद कर रहा, लूट रहा है ये, इस तरह से। और बहुत सारी टिप्पणियां इस तरह की हैं, राजनीतिक टिप्पणियां। क्रांति पर भी लेख छपे हैं इन पत्रिकाओं में। तो ये पत्रिकाएं हैं। और एक जो जब्त शुदा काव्य है, प्रतिबंधित काव्य है, वो संयोग से बाद में मिल गया। वो श्री अरविंद का भवानी भारती है। वो अलीपुर जेल में, जब अलीपुर बमकांड में जब वो जेल में थे 1904 से 1908 के बीच में, तब उन्होंने संस्कृत में एक काव्य लिखा। उस काव्य को पढ़ने से लगता है कि उनको रात को स्वप्नाविष्ट दशा में काली उनके सामने प्रकट हुई, और वो आह्वान कर रही थी कि देश की जनता जागे। तो उसका बहुत ओजस्वी वर्णन है, अद्भुत वर्णन है काली के रूप का। ये संस्कृत कविता अरविंद की जो है, उन्होंने बाद में भी संस्कृत में लिखा है, ऐसा नहीं है। ये संस्कृत में 7 किताबें हैं योगी अरविंद की, और ये काव्य वो उन्होंने लिखा। अगले दिन उन्होंने श्लोकों में उसको लिखना शुरू किया, रात को सपने में जो कुछ देखा था एकदम से। तो वो उसी स्वप्नाविष्ट दशा में जो कविता फूटती है, उसी का नमूना है, और अद्भुत कविता उसमें है। विदारयंती भुवनानि विश्वा, जब वो सांस लेती थी तो समुद्र ऊपर उठकर आकाश छूने लगते थे। और श्वासेन दुद्राव नभो विदीर्णम, सांस जब वो फेंकती थी तो आकाश जैसे फट जाता था। ऐसी हड्डियों की मालाएं पहने हुए भयावह रूप में काली प्रकट हुई, और उसने कहा भो भो अवंत्या मागधा दक्षिणाश्च, ऐसा कुछ उसमें कि हे अवंती के लोगों, बंग के लोगों, कलिंग के लोगों, उठो जागो, इस तरह से। और विदेशी के खिलाफ तुमको संघर्ष करना है। ये अरविंद चूंकि क्रांतिकारियों के साथ थे उस समय, और इसीलिए बमकांड में उनको लिप्त पाया गया, हालांकि सचमुच में शायद नहीं थे। तो बाद में वो योगी हो गए, बाद में उसी जेल में उनको आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगी, और उनकी जीवन दिशा बदल गई। लेकिन उस समय तक जो क्रांतिकारी भाव उनके भीतर थे, वो इस कविता में प्रकट हुए। ये जब प्रतिबंधित की गई, और ये उस जेल के अधिकारियों ने अपने पास रख ली, बाद में मिली, और ये साबित हुआ कि अरविंद की ही ये लिखी हुई उस समय की है। इसको पांडिचेरी से छापा गया, इस पर काम भी हुआ है, हिंदी अंग्रेजी में अब इसके अनुवाद भी मिलते हैं। तो ये एक काव्य है। राहुल सांकृत्यायन खुद संस्कृत में लिखते थे, और अच्छी संस्कृत में उन्होंने लिखा है। एक अलग तरह की बढ़िया संस्कृत में वो लिखते हैं। वो तो 7-8 भाषाओं में लिखते थे।
अब आप उनकी जो मेरी जीवन यात्रा के आखिर में उन्होंने संस्कृत में डायरी दी है अपनी, उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये संस्कृत में क्यों लिख रहे हैं। एक तो सीधे सीधे वो रूपरेखा बना रहे हैं, वो एक तो उसमें ये लिख रहे हैं कि मैंने रात को सपना देखा कि बोल्शेविक सैनिक भारत में चले आए हैं और उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया है। उसके बाद जो शासन आरंभ होगा वो इसी तरह का होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो आ जाएंगे, क्रांति होगी और ये इसमें एक वामपंथी सत्ता इस देश में आएगी। तो उसकी रूपरेखा वो संस्कृत में लिखते हैं कि इसमें ये वर्ग बनाए जाएंगे, किसानों के इसी तरह से कम्यून होंगे। उसके लिए संस्कृत में वो शब्द बनाते हैं, और शौचालय कैसे बनेंगे इस तब का वो लिखते हैं उसमें, और वो संस्कृत में लिख रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं कि इसको इस तरह से नष्ट कर दिया जाए। तो संस्कृत में लिखने पर वो बची रहेगी, संस्कृत में कुछ लिखा है समझेंगे नहीं। तो ये सारी रूपरेखा वो बनाते हैं। उसी में तिलक पर एक बढ़िया कविता उनकी है। वे 19 हजारीबाग जेल में थे उस समय, 1920 में शायद तिलक की मृत्यु हुई, और 1920 से 1922 के बीच की ये डायरी है उनकी। तो बहुत बढ़िया संस्कृत में कविता है। उसमें उन्होंने क्रांतिकारी हुतात्मा तिलक को कहा है, और भावपूर्ण कविता वह है। उस तरह की कविताएं राहुल जी ने हिंदी में नहीं लिखी, और उर्दू में जरूर उन्होंने तिलक पर उसी तरह की शायरी में कविता लिखी है। और अब दुर्भाग्य से मैं नहीं उद्धृत, मेरे पास सब नोट है और मैंने उस पर अन्यत्र लिखा भी है पूरी संस्कृत की उनकी कविता। मैं एक संकलन ही बना रहा हूँ संस्कृत में क्रांति गीतों का, और जो क्रांति विषयक कविताएं लिखी गई, और उसमें कुछ बहुत अच्छे कवि हुए। हरिदत्त पालीवाल निर्भय, ये बड़े कवि थे संस्कृत के, और ये भगत सिंह के दल में भी थे। बड़े पंडित के लड़के थे, संस्कृत में बहुत लिखते थे, अच्छे पंडित भी थे। चंद्रशेखर आजाद तो खुद पंडित थे। तो ये जेल में बहुत रहे, इनको यातनाएं भी बहुत झेलना पड़ी हरिदत्त पालीवाल निर्भय को। उस समय के इनके गीत हैं, बाद में इनका साहित्य नष्ट बहुत हो गया, लेकिन वो गीत उस समय कुछ छपे थे और कुछ गाए जाते थे, वो कुछ सुरक्षित हैं, तो वो मैंने इकट्ठे किए हैं। तो यद्यस्ति जीवितव्यम क्राम्याम देहलीम तत्, ये एक गीत है, जिंदा रहना है तो दिल्ली चलो। ये सुभाष बोस ने जब नारा दिया था उस समय इनको उस समय लिखा था, नारे की तरह से वो गीत है। यद्यस्ति जीवितव्यम क्राम्याम देहलीम तत्, यद्यस्ति वर्तितव्यम क्राम्याम देहलीम तत्, दिल्ली को रोनते हुए चले जाएंगे, ऐसा वो उसमें कहते हैं। बहुत ओजस्वी वो गीत है। और क्रांति पर उनके गीत हैं, शंखनाद उनकी कविता का शीर्षक है। तो सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ उनके बहुत गीत हैं और ओजस्वी गीत हैं। एक नाटक है भारत विजय, वो जब्त कर लिया गया था और छप नहीं पाया था, 1937 में लिखा था पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने पृथ्वीराज रासो का भी संपादन पहली बार किया। दुर्भाग्य से हमारे पंडितों को इतनी उपेक्षा उनकी हुई है, और 19वीं 20वीं शताब्दी में ऐसे अद्भुत पंडित हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना काम कोई कर सकता है एक उम्र में, एक जिंदगी में। सातवलेकर तो 102 साल तक जिंदा रहे। 102 साल में उनकी शताब्दी जब मनाई गई थी तो उपस्थित भी खुद हो जाते थे उसमें। वो ट्रेन से यात्रा वो करके चले गए थे 101 साल की उम्र में। उन्होंने 1906 में वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता यह लेख लिखा, जो विश्वरत मराठी मासिक में छपा। उसमें केवल उन्होंने अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है उसकी व्याख्या की थी। उसमें न कहीं अंग्रेज सरकार का नाम है, न कोई राजनीति की बात है। उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये जो अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है ये हमारा राष्ट्रगीत है, क्योंकि उसमें ये कहा है कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूँ। भूमि मतलब भारत की भूमि, तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अद्भुत कविता, पृथ्वी सूक्त की कविता का क्या कहना है। वैसा सूक्त जो है शायद ही और कहीं किसी साहित्य में इस देश की धरती पर लिखा गया हो। तो उसके सारे ही रूप हैं, जो उसका भौतिक, भूरी लाल काली मिट्टी वाली पहाड़ नदियों से भरी हुई है धरती, और यह भी, और फिर सत्य तपस ज्ञान, ये जिसको धारण करते हैं ऐसी तेजस्विनी, दूध बहाती हुई पृथ्वी जिसमें गायें लौटती हैं बाड़ों की तरफ, ये धरती माँ ऐसी, ये मेरी माता है, ये सब वो कहता है। बहुत बढ़िया सूक्त, उसका उतना ही सुंदर मराठी में विवेचन उन्होंने किया। जैसे ही वो छपा तो
विश्वरत्न पत्रिका, उसके अंक मैंने देखे पुराने, उस समय के अंक तो नहीं मिलते हैं मराठी में भंडारकर इंस्टीट्यूट में। तो वो जैसे ही लेख छपा, संपादक के खिलाफ मुकदमा चला, प्रिंटर के खिलाफ मुकदमा चला, और लेखक सातवलेकर के खिलाफ मुकदमा चला। उस पत्रिका को जब्त तो किया ही गया। तब तक ये सातवलेकर बहुत डायनामिक आदमी थे, हैदराबाद में स्टूडियो चलाते थे, चित्रकार बहुत बड़े थे, संस्कृत के पंडित भी थे। तो छोड़ छाड़ करके लाहौर चले गए, लाहौर में स्टूडियो बना दिया। उसके चित्र मैंने देखे हैं इनकी बायोग्राफी में, बहुत भव्य स्टूडियो इनका, खूब आमदनी होती थी, उसको लगा देते थे वेदों के प्रचार में। तो ये जैसे ये जब्त हुआ तो उन्होंने उसको मराठी में किताब उसकी छपवा ली, पुस्तिका, और हिंदी अनुवाद भी उसका छपवाया। तो वो 2000 कॉपीज जो छपी थी वो 1500 तो जब्त कर ली, 500 उन्होंने बांट दी थी, ऐसा उनकी जीवनी में है। और हिंदी में कुछ ज्यादा छपी थी वो भी सब जब्त कर ली, प्रेस में निकलने के पहले ही जब्त कर ली थी सरकार ने, लेकिन कुछ कॉपीज बांट दी गई। तो ये केवल एक वैदिक सूक्त पर लेख था, पृथ्वी सूक्त पर, और वैसे कोई खिलाफ अंग्रेजों की बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ऐसी भीरू थी, ऐसे कायर ये लोग थे, और जितने ही क्रूर और हिंसक होते हैं उतने ही अंदर से कायर होते हैं ये लोग। तो उन्होंने सातवलेकर को तो बहुत तंग किया ही, आखिर में वो उनको पकड़ लाए थे। उनके जीवनीकार हैं, बहुत अच्छी जीवनी उनकी है मराठी में। तो किसी तरह उनको लाए, गुरुकुल कांगड़ी में लेक्चर दे रहे थे, फिर कहीं कश्मीर तरफ चले जाते थे, तो बड़ी मुश्किल से इनको लाए पकड़ के, और हथकड़ियां लगा करके लाए। तो जैसे ही पता चला कि पंडित सातवलेकर जी को ला रहे हैं, तो जिस स्टेशन पे गाड़ी रुकती उसमें नौजवान घुस जाते और लड़ते पुलिस से कि इनको हथकड़ियां खोलो, हथकड़ियां क्यों लगाई हैं, बड़े पंडित जी हैं। जेल में उनको रखा, वहाँ पंजाब के जेल में थे। तो कैदी लोग बहुत इज्जत करते थे, और उनके शुभ चिंतक दूध, ये गाय का ही दूध पीते थे, तो दूध पहुंचाते थे उनके लिए। स्वस्थ वो इसीलिए रहे जिंदगी भर, और बाद में तिलक के साथ भी रहे, गांधी जी के साथ काम किया, गांधी जी ने बहुत तारीफ की थी। साथ एक समय के बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सातवलेकर है, उनको न माना जाए। बाकी जिंदगी उन्होंने फिर लगा दी वैदिक साहित्य के प्रचार में। 400 किताबें अकेले सातवलेकर ने पारडी जैसे छोटे से गांव में रहकर लिखी, खुद छापी, एक एक के प्रूफ देखे। पूरी 400 की लिस्ट है, 409 किताबें, उसमें चारों वेदों के मराठी गुजराती में अनुवाद भाष्य सहित खुद किए, छापे। महाभारत का अनुवाद पूरा खुद किया। 4 पत्रिकाएं वो निकालते थे, एक संस्कृत में पत्रिका, एक स्वाध्याय पत्रिका गुजराती में, एक मराठी में पत्रिका, बराबर निकलती रही। तो ये कुछ पंडित ऐसे हुए कि एक किताब है संस्कृत पंडित ऑफ बंगाल, उसमें करीब 20 ऐसे पंडितों की जीवनियां हैं जिनको सरकार ने बहुत तंग किया था। पाठशाला में पढ़ाते थे, लेकिन बच्चों को भाषण देते थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो वो जेल में रहे, या कुछ तो उसमें से फांसी पर लटका दिए गए, उनके भी अकाउंट मिलते हैं। तो ये सातवलेकर का जो साहित्य है उस समय का, उसमें से कुछ प्रतिबंधित साहित्य है, और भी कुछ रचनाएं। सत्याग्रह गीता बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसको इसलिए मैं इसमें विचार करता हूं कि वो भारत से नहीं छप पाया था। इस तरह से भारत विजय नाटक मैंने बताया, उसमें आजादी की परिकल्पना की गई मथुरा प्रसाद दीक्षित का 1937 में। तो शिमला के दीवान ने उसको जब्त कर लिया। वो शिमला में स्टेट में, ये इसमें शिमला के पास जो जगह है वहां वो सर्विस करते थे, तो छपा नहीं सकते थे बिना स्टेट के अनुमति के। तो दीवान के पास ले गए, तो उसने उल्टा पलटा, उसने अपनी सेफ में रख लिया कि पंडित जी जाइए, ये नहीं अभी मिलेगी। और बाद में गोपीनाथ कविराज जब आए, सोलन में थे ये, सोलन में आए गोपीनाथ कविराज, तो उनको बताया कि देखिए कोई पंडित है यहाँ पाठशाला में, वो ये लिख गए नाटक। तो गोपीनाथ कविराज ने देखा, पढ़ा और तारीफ की, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा कि अंग्रेज भाग गए, भारत छोड़कर चले गए और स्वतंत्र हो गया। ये तो 1937 का समय है। तो पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने कहा कि गांधी जी का जो आंदोलन है वो जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि एक दिन सत्याग्रह के सामने झुकेगी सरकार। और यही उन्होंने उस नाटक में दिखाया। बहुत अलग तरह का नाटक है। नंद कुमार की फांसी से शुरू होता है, मीर जाफर ये किस तरह से उसने धोखा दिया
इस सब का है उसमें। और उसमें वारेन हास्टिंग्स भी कैरेक्टर आता है। भारत माता उसमें बीच बीच में आती है बेड़ियों में जकड़ी हुई, और एक फिरंगी आता है वो कोड़ों से उसको पीटता है। फिर सुभाष चंद्र बोस आते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको झटक करके। इस तरह के दृश्य हैं, नाटकीय दृश्य हैं। तिलक भी उसमें आते हैं। अंत में गांधी उसमें आते हैं और वो भारत माता की बेड़ियां खोल देते हैं, अंग्रेज लोग सिर झुकाए हुए चले जाते हैं। कुछ इस तरह का नाटक है। 1946 तक तो वो दीवान साहब बद्री प्रसाद जी रखे रहे उसकी कॉपी। और जब 1946 में लगा कि अब तो भारत आजाद हो ही जाएगा और लोग हमसे कहेंगे कि क्यों तुमने जब्त कर लिया था, ये तो उन्होंने बुला के उनको दे दिया, लौटा दिया था वो। और फिर वो बाद में छपा उस समय। ये उसकी उस दीवान साहब की भूमिका भी उसमें छपी हुई, जिसमें उन्होंने कहा, बताया है कि मैंने जब्त कर लिया था उस समय। और ये इस तरह का नाटक है। तो ये भारत विजय नाटक है। और सत्याग्रह गीता क्षमा राव की है, जो पेरिस से छपी 1932 में। वो बहुत बड़ा महाकाव्य, ट्रेंड सेटर महाकाव्य है। क्षमा राव हमारे यहाँ एक तरह से युग प्रवर्तक कवि हैं संस्कृत की, और अच्छी कवि हैं वो। उन्होंने बहुत सुंदर, प्रतिभाशाली हैं। और गांधी जी के साथ भी वो रही, कस्तूरबा के साथ गांव में गई थी, और उस सब के अनुभव उन्होंने लिखे हैं। उस महाकाव्य का पूरा मानदंड उन्होंने बदल दिया सत्याग्रह गीता में। और इसमें पूरा देश नायक है, देश की जनता नायक है। गांव गांव में जो हो रहा है उसका वर्णन वो करती हैं, और अच्छा महाकाव्य है। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ, और जरूरत होगी तो मैं इसको लिख करके भेज दूंगा। वैसे मेरा लिखा हुआ है और सभी इन पर विवरण प्राप्त भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।